Hello everyone. Once again, welcome to my channel Physics is Easy at the rate Ramesh Thakur. And हम बात कर रहे थे how to make physics easier and how to recapitulate the articles and formulas and how to make distinction between different articles. They are very close and students feels unable to make distinction. देन विथ कोरिलेशन हम एक दूसरे आर्टिकल को कोरिलेट करके भी हम क्या कर सकते हैं, उन आर्टिकल्स के बीच में डिस्टिंक्शन पैदा कर सकते हैं। अपने छोटी छोटी बातों को दिमाग में रख करके हम उनको डिस्टिंक्शन पैदा करें ताकि हम उनको आसानी से ये कौन सा आर्टिकल है। तो मैं बात कर रहा था कि जब हम इलेक्ट्रिकल पावर की बात कर रहे थे, दैट द रेट ऑफ डूइंग वर्क अपॉन टाइम एंड पावर इज द प्रोडक्ट। आप किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट की पावर निकालनी हो तो पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड वोल्टेज। और आप P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर भी हो सकता है, P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन आर भी हो सकता है। तो पावर को निकालने का जो एक तरीका है, आप पावर का जो यूनिट होता है वो वॉट होता है, किलो वॉट होता है, मेगा वॉट होता है, गीगा वॉट, कुछ भी बोल सकते हैं आप। इसमें ये यूनिट है। और हम इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करती है कि हमें क्या कहता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द एनर्जी इज बेसिकली वर्क। इसका मतलब कि वाई वी आर डूइंग वर्क इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट, इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट वी आर डूइंग वर्क इन ऑर्डर टू मेंटेन द कांस्टेंट फ्लो ऑफ चार्ज, इन ऑर्डर टू मेंटेन कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। अब चार्ज है तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वहाँ पोटेंशियल होगा। आप डायरेक्ट कहें तो चार्ज से हम क्या कर सकते हैं, वी आर एबल टू मेंटेन कांस्टेंट। एक जैसा चार्ज का फ्लो मेंटेन करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस एक जैसा रहेगा, और पोटेंशियल एक जैसा रहेगा तो करंट भी एक जैसा रहेगा। इसका मतलब इन ऑर्डर टू मेंटेन कांस्टेंट करंट अक्रॉस एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, इट इज ओनली फिजिबल व्हेन वी आर एबल टू मेंटेन ए कांस्टेंट फ्लो ऑफ चार्ज अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल सर्किट। ओके, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम। पावर इज इक्वल्स टू वी आई एंड टाइम इज टी। तो बिकॉज इलेक्ट्रिक एनर्जी इज द एनर्जी इज द वर्क। अब हीट बोले, हीट आल्सो, बिकॉज एच में भी वी आई टी बोला था, अभी फिर आ गया ई इज इक्वल्स टू वी आई टी। तो पावर इन टू टाइम, लेकिन यहाँ जो टाइम होगा वो आवर्स में लेते हैं। मैंने पिछले वीडियो में कहा था बिकॉज वन की इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हम कंजप्शन है उसको हम किलो वाट आवर, और किलो वाट आवर को हम एक यूनिट बोलते हैं। इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। ओके, और जहां ओम्स लॉ फेल हो जाता है, अब आप चलते हैं बिकॉज आप क्या किया, अभी तक हम ओम्स के लॉ के बेस के ऊपर सब कुछ कर रहे थे, लेकिन व्हेन ओम्स लॉ फेल्स, जो सिंपल सर्किट है देयर ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल, what in complicated circuits, in complex circuits ohms law fails, then हम किरचॉफ्स लॉ को लेके आते हैं। किरचॉफ्स लॉ आपके पास दो लॉ दिए थे किरचॉफ्स ने, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ बोल सकते हैं। फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड जंक्शन लॉ। जंक्शन मीन, जंक्शन आप इसको समझ सकते हैं, रेलवे जंक्शन होता था, वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे ट्रैक इकट्ठे मिलते हैं जिन पे ट्रेन जाती हैं। वैसे ही इलेक्ट्रिकल सर्किट में डिफरेंट, आप किसी भी, आप देखो कमरे में देखें आप, मेन स्विच से पूरे घर को वायर गई होती हैं, या कमरे में आपने, कमरे में कितने सारे आपने एक आप पंखे को गई है, पंखा भी उसी स्विच से चल रहा है, उसी कंट्रोल स्विच के पास है। सारे कमरे का कंट्रोल स्विच में होता है एक जगह। तो इसका मतलब है वो भी एक जंक्शन है। इसका मतलब है कि जंक्शन इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट इज ए पॉइंट वेयर टू और मोर कंडक्टर मीट इलेक्ट्रिकली, एंड दैट्स वाई फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड जंक्शन लॉ। एंड फर्स्ट लॉ डील्स विद कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, इट डील्स विद कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्यूमुलेट चार्ज एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट। जितना चार्ज आता है उतना चला जाता है। दैट्स वाई ए करंट कैरिंग वायर इज नॉट चार्ज्ड। करंट कैरिंग वायर चार्ज नहीं होती। तब हमारा दूसरा लॉ होता है, उसको बोलते हैं दैट इज, इसलिए फर्स्ट लॉ समेसन आई इज इक्वल टू जीरो, एंड सेकेंड लॉ समेसन ई इज इक्वल टू समेसन आई और समेसन ई इज इक्वल टू जीरो। एंड दूसरा लॉ को बोलते हैं लूप लॉ। लूप इज द पाथ फॉलोड बाय द करंट इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट। वो पूरा एक क्लोज लूप, एक एंड से, एक पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज आता है, अब नेगेटिव है ना, पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो ऑफ चार्ज क्या लेता है, फ्रॉम जो
इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल रहते हैं, करंट की डायरेक्शन कन्वेंशनल है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव ली जाती है। तो लूप लॉ क्या बताए, लूप इज द पाथ फॉलोड बाय द करंट इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट, उसको हम लूप बोलते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड मैस और लूप लॉ सेकंड लॉ, एंड इट डील्स विद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और उससे हम क्या करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज की हम बात करते हैं फिर। एंड व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, बिकॉज अगर हमें 4 रेजिस्टेंस, बिकॉज इट इज व्हीटस्टोन ब्रिज बेसिकली इज ए कॉम्बिनेशन, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 4 रेजिस्टेंसेज पी क्यू आर एस, दे आर अरेंज्ड टू फॉर्म ए क्वाड्रिलेटरल। और एक एंड में हम क्या करते हैं, एक बैटरी लगा देते हैं, एक की लगा देते हैं, और एक हम दूसरे एंड में उसमें एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। और दिस ब्रिज, व्हेन ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड, देन नो करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर, एंड देन P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन X बोलें या R अपॉन S बोलें। 3 पता हो, चौथा रेजिस्टेंस, तो दैट्स वाई व्हीटस्टोन ब्रिज से हम क्या करें, अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। और व्हीटस्टोन की एप्लीकेशन है मीटर ब्रिज। फिर हम आगे बात करते हैं तो सेल की बात कर लेते हैं। सेल इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, सेल क्या करता है, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। तो और सेल का क्या होता है, बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट दे आर लेस कंडक्टिंग देन द कंडक्टर्स, बिकॉज वहाँ इलेक्ट्रोलाइट में आयंस होते हैं और कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और आयंस आर हैवियर देन इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई द इलेक्ट्रोलाइट्स आर लेस कंडक्टिंग। और आपके पास इलेक्ट्रोलाइट 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट भी होते हैं, एंड दैट्स वाई दे, बट इलेक्ट्रोलाइट ऑफर्स, पहले क्या करते हैं, बिकॉज दे अलाउ द करंट आफ्टर डिसोसिएटिंग themselves into its constituents, and constituents of the electrolytes are ions, cations and anions. It means electrolytes offers a very small but consistent resistance to the flow of current through them, and this resistance is called internal resistance of the cell. फिर हम सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की हम बात करते हैं तब, और उसके बाद हम चल पड़ते हैं तो आगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स की बात करते हैं। तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स की तो चल पड़े तो हमने वाइट सावर्ट लॉ की बात की, पैरेलल कंडक्टर्स की हमने बात की थी, उसके बाद हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग लूप की बात की थी एट ए पॉइंट लाइंग ऑन एक्सिस। तो उसके लिए हम क्या, V इज इक्वल्स टू म्यू नॉट N I R स्क्वेयर, है ना, डिवाइड बाई 2 टाइम्स एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर होल पावर 3/2। तो हम निकाल सकते हैं इसको, वी कैन फाइंड आउट। तो फॉर्मूला याद करने का तरीका हमें पता होना चाहिए। तो क्या बताया हमने को, B इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ ए करंट कैरिंग लूप एट ए पॉइंट लाइंग ऑन द एक्सिस ऑफ द लूप, दैट इज म्यू नॉट N इज नंबर ऑफ टर्न्स, I करंट, एंड R स्क्वेयर डिवाइड बाई 2 टाइम्स x square plus r square whole power 3/2, and magnetic field at the center of the current carrying loop that is equals to। तो आपने क्या, करंट की डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज, अगर आपने एक्सिस पे निकालनी है तो एंटी क्लॉकवाइज करंट लेना है, और जब आता है सेंटर निकालनी है तो आपने क्लॉकवाइज करंट निकालना है, बिकॉज एंटी क्लॉक का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ द कॉइल, आइदर डायरेक्टेड इनवर्ड और डायरेक्टेड आउटवर्ड। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो डायरेक्टेड आउटवर्ड होगी, अगर क्लॉकवाइज लेंगे तो डायरेक्टेड इनवर्ड होगी। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ करंट डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसलिए एंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग कॉइल, आप बोल सकते हैं लूप इज नॉट जीरो, दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट Ni अपॉन 2R होती है, वेयर I इज द करंट एंड नंबर ऑफ टर्न के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एंड डिवाइड बाय 2R रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, नंबर ऑफ टर्न बढ़ाएंगे तो रेडियस घटेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर रेडियस घटेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ना शुरू हो जाती है, जितना लूप का रेडियस कम होगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी। लेकिन एट द सेंटर ऑफ द यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। क्या कहा हमने, अब कंपैरिजन करके देखो कि अगर हम बात करें कि यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, बिकॉज वो QX डिवाइड बाई 4πε0 R स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर 3/2 के बराबर होती है। तो जब X जीरो हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, बट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग लूप जीरो नहीं होती। तो कंपैरिजन करके देखना है तो हमें इस तरह से, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल एंटर्स इनटू इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके ऊपर फोर्स लगती है QVB, लेकिन
जब आपके पास करंट कैरी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते तो उसके ऊपर भी फोर्स लगती है, दैट इज इक्वल्स टू एफ इक्वल टू आई एल बी। तो ध्यान रखना है हमें कि करंट कैरी कंडक्टर के ऊपर भी फोर्स लगती है। कंडक्टर को मैं एक रॉड ले लूँ कि एक आयरन रॉड इज प्लेस्ड, कैरिंग करंट इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट एंगल थीटा, फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द आयरन रॉड। तो आर्टिकल वही है एफ इज इक्वल्स टू आई एल वी, बिकॉज when a current carrying conductor is placed in magnetic field, we know there are large number of free electrons in a conductor, and when a charged particle enter into magnetic field experiences a magnetic force, and that force is equals to q times v cross v, and this because there are large of electron, so each electron experience a magnetic force, and that force is transmitted along the length of the conductor, and that's why वो हर जगह एक एंड से दूसरे एंड की तरफ को वो फोर्स एक्सपीरियंस की जाएगी, एंड दैट इज इक्वल एफ इज इक्वल्स टू आई एल वी। ये मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड उसको हम ये कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, करंट, अब क्या किया, करंट से मैग्नेटिक फील्ड निकाली। अब हम परमानेंट मैग्नेटिक भी मैग्नेटिक फील्ड होती है। जब हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने हों तो हम क्या करते हैं, तो सॉफ्ट आयरन के बनाते हैं, सॉफ्ट आयरन के बनाते हैं। लेकिन परमानेंट मैग्नेट बनाने हो तो हम स्टील, एल्निकोटिकोनल के बनाते हैं, बिकॉज सॉफ्ट आयरन की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की वैल्यू हाईएस्ट होती है, बहुत ज़्यादा होती है। इसका मतलब लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो जाता है। ओके जी, तो इस तरह से हम एम्पियर सर्क्यूटल लॉ की बात कर सकते हैं, जोड़ के रखना है आपने। पैरेलल कंडक्टर की बात करें हम, उसके बाद मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की बात कर सकते हैं। अब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर वेरी स्मॉल डिफ्लेक्शन ऑफ करंट, एंड ये कौन सी प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है कि व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क, उसके ऊपर टॉर्क लगता है, और टॉर्क होता है टॉर्क इक्वल टू एन बी आई ए कॉस ऑफ थीटा। और उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो रेडियल होती है, बिकॉज सो दैट द प्लेन ऑफ द कॉइल रिमेन पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, plane of the coil remain parallel to the magnetic field। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय सिलिंड्रिकल मैग्नेट्स। तो आपसे पूछ सकते हैं करंट सेंसिटिविटी इज डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, वोल्टेज सेंसिटिविटी इज डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, and a galvanometer can be converted into ammeter and voltmeter by shunting the galvanometer by connecting a small resistance in parallel with the galvanometer. We can convert into an ammeter of any range, and by connecting high resistance in series with the galvanometer we can convert it into a voltmeter. It means galvanometer can play the role of ammeter and voltmeter as well। तो इसका मतलब क्या कि शंट इज ए रेजिस्टेंस एक्चुअली कनेक्टेड इन पैरेलल, दैट्स वाई शंट का यूनिट वही होगा जो रेजिस्टेंस का होता है, दैट इज ओम ही होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट जो होता है वो वोल्ट मीटर होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट जो होता है वो वेबर होता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बी ए, टेस्ला मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू फाई इज इक्वल्स टू बी ए बोलेंगे तो टेस्ला मीटर स्क्वायर, वहाँ क्या था, तो ये न्यूटन पर कूलम मल्टीप्लाइड बाय मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम आप याद करके देखें, मैक्सवेल आपके पास 1 वेबर इज इक्वल्स टू 10⁸ मैक्सवेल्स के बराबर होता है। रिलेशनशिप बिटवीन SI एंड CGS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, और मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला होता है SI, लेकिन CGS जो होता है वो गॉस भी होता है, तो 1 टेस्ला इज इक्वल्स टू 10⁴ गॉस, और ऑर्स्टेड भी होता है। तो देयर आर 3 यूनिट, ऑर्स्टेड, टेस्ला एंड जिसको हम बोल सकते हैं गॉस CGS, एंड 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला के बराबर होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो आपको न्यूटन मैंने कहा था कि व्हेन करंट इज मेंटेन्ड इन 2 पैरेलल कंडक्टर्स इन द सेम डायरेक्शन देन दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, और जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी 2 × 10⁻⁻⁷ न्यूटन पर मीटर के बराबर होगी, और रिपल्सिव फोर्स भी उतनी ही होगी। अगर सेम डायरेक्शन में करंट है तो अट्रैक्ट, दैट्स वाई कि व्हेन करंट इज मेड टू पास थ्रू ए स्प्रिंग, तो स्प्रिंग एक्सपैंड करेगा या कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कंप्रेस करेगा, क्योंकि दो जो टर्न्स होंगे उनमें करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है, तो क्या करेंगे वो अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए क्या करेगा, कंप्रेस करता है। वैसे ही सोलेनॉइड में करंट पास को सोलेनॉइड क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। एक सोलेनॉइड भी एक स्प्रिंग की तरह ही होता है। तो मैग्नेटिक एम्पियर सर्क्यूटल लॉ से दैट इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, कौन सी
एम्पियर सर्क्यूटल लॉ इज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन गॉस लॉ जो है वो सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जब आप कंपैरिजन करके देखेंगे तो आपके दिमाग में क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी, और जब तक क्लैरिटी नहीं होगी तब तक इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट फिजिबल टू रिकैप्चुलेट एनी ऑफ द फॉर्मूला एट ए पर्टिकुलर मोमेंट। मैंने इतने सारे फॉर्मूले, क्योंकि मैं भी तो आपको दिशा तरीका, एक तो पहले रिहर्सल करें, रिहर्सल के बाद आप, और दूसरे साथ साथ में कंपैरेटिव स्टडी भी बहुत ज़रूरी है। और जब कंपैरिजन करेंगे, रिहर्स करेंगे और बार बार और सिस्टमेटिकली आर्टिकल्स को एक के बाद एक के बाद अगला उससे अगला उससे, तो हमें क्या होता है फॉर्मूला और कंपैरिजन करना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटोस्टैटिक्स का कंपैरिजन करके जरूर देखना है। अब सरफेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और लाइन डिग्री, अब एम्पियर सर्कुलर लॉ, और आप यू कैन मेक द कंपैरिजन ऑफ एम्पियर सर्कुलर, देखा जाए जो कूलम्स लॉ है वही रोल प्ले कर रहा है जो वाइट-सावर्ट लॉ की तरह ही है। कि क्या था वो आसान तरीका, अब गॉस थ्योरम इज द इजीएस्ट मेथड टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ द वेरियस कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। सिमिलरली जब एम्पियर सर्कुलर लॉ इज द easiest method to find out the magnetic field because of जो जहाँ पे वाइट-सावर्ट लॉ काम नहीं आता वहाँ, तो दैट्स वाई वो क्या लिखा है आपने, मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ सोलेनॉइड और टॉरॉइड। और सोलेनॉइड और टॉरॉइड, सोलेनॉइड it is a cylindrical coil having large number of insulated turns. The length is very large as compared to its diameter. तो that is solenoid. स्प्रिंग को सोलेनॉइड बोलते हैं, ये सोलेनॉइड की तरह ही है। और when solenoid turned into a circle, then it becomes a toroid. Or when a solenoid is turned into a toroid, then there is no effect on the magnetic field. Magnetic field remains, solenoid और toroid की magnetic field सेम होती है। B is equal to mu naught ni, स्मॉल एन आई होती है। अगर स्मॉल एन एंड कैपिटल एन, दो एन आ जाएं तो स्मॉल एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड कैपिटल एन इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो कैपिटल एन इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, स्मॉल एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन डिवाइड बाई एल। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी ऑन माई चैनल। मैं अभी इसको और आगे के चैप्टर का भी मैं आगे लेटर ऑन आपको डेली भी बताता रहूँगा कि अगले यूनिट आप कैसे उनको जोड़ करके कैसे रिकैप्चुलेशन आसान हो जाए, कैसे उनको याद करना और पर्टिकुलर फॉर्मूला को रिकैप्चुलेट करना कैसे कैसे आसान हो सकता है। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।